दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ वेट एंड वॉच मोड में बैठा हुआ है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस दिखा रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। ईरान ने इनविटेशन तो भेजा था, लेकिन फाइनल डिसीजन भारत सरकार ने लिया है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के दो बड़े शिया लीडर्स को ईरान जाने से क्यों रोक दिया गया, क्लियरेंस क्यों नहीं मिली, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन भारत और जापान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखकर चाइना को क्या आपत्ति हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के साथ कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिससे इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स में कस्टमर्स को ह्यूज बेनिफिट होने वाला है, और आरबीआई ने भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट दी है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में भारत की अटेंडेंस को लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई सारे लीडर्स को भी स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के दो बड़े शिया रिलीजियस लीडर्स को ईरान जाने से रोक दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ईरान ने खुद इन शिया लीडर्स को ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा था, तो फिर भारत ने इनको ट्रैवल करने की परमिशन क्यों नहीं दी? क्या ये सिर्फ एक इमिग्रेशन का इशू था, या फिर इसके पीछे भारत की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन छुपी है? द हिंदू ने भी इसके ऊपर स्टोरी की है, जो आप देख सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के दो शिया रिलीजियस लीडर्स ईरान जाकर अयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल को अटेंड करने जा रहे थे, लेकिन सबसे पहले शिया लीडर आगा सैयद हसन अल मुसावी अल सफाफी को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने रोक दिया और ईरान जाने की परमिशन नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका पासपोर्ट भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने अपनी कस्टडी में लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर को भेज दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से एक और शिया क्लरिक मसरूर अब्बास अंसारी को भी ईरान नहीं जाने दिया। ये भी ईरान नहीं जा सके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको भी अयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होने के लिए ट्रैवल क्लियरेंस नहीं दी गई है। अब सवाल ये है कि ये दोनों लोग कौन हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। आगा सैयद हसन अल मुसावी अल सफावी कश्मीर के सबसे बड़े और प्रभावशाली शिया रिलीजियस लीडर्स में से एक माने जाते हैं, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी काफी समय से जुड़े रहे हैं। इनका नाम कई बार कश्मीर के रिलीजियस पॉलिटिक्स और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में भी आता रहा है। वहीं पर मसरूर अब्बास अंसारी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन हैं। इन्होंने ईरान के कौम सेमिनरी से रिलीजियस एजुकेशन हासिल की है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी हुर्रियत और सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम से जुड़ी रही है। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनके ऊपर तो पहले भी भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते एक्शन लिया था और यूएपीए के तहत बैन भी लगाया था। कहने का मतलब है कि भारत सरकार के पास इन दोनों रिलीजियस लीडर्स को एयरपोर्ट के ऊपर रोकने और क्लियरेंस ना देने के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग कारण थे, और जो इनकी हिस्ट्री है वो इनको और भी कंट्रोवर्शियल पोजीशन के ऊपर डाल देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी इन्वाइटीज को नहीं रोका था। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और इमरान अंसारी और कुछ और लोग ईरान पहुंच गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ईरान ने इनविटेशन तो भेजा था, लेकिन उनमें कुछ लोगों ने खुद ही अपने पॉलिटिकल या फिर खुद अपने पर्सनल कारणों की वजह से ईरान ट्रैवल कैंसिल कर दिया और अयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल अटेंड करने नहीं गए, जबकि उनको भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई थी। भारत की सरकार या अथॉरिटीज ने ईरान जाने के ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया है। इंडिविजुअल असेसमेंट के बेसिस के ऊपर परमिशन और क्लियरेंस दी जा रही है। अब जो आगा सैयद हसन है, जिनको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और पासपोर्ट कस्टडी में ले लिया गया, इनके बेटे हैं आगा मुंतजिर मेहदी, जो कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी के एमएलए हैं। इनके एमएलए बेटे का दावा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनके पिता से कहा कि वो ईरान जाकर भारत की ऑफिशियल पोजीशन के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देंगे और कश्मीर से जुड़े अरेस्ट या सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे। लेकिन आगा हसन ने कहा कि वो सिर्फ फ्यूनरल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, मगर इस कंडीशन को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ही उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया और उन्हें ईरान जाने की परमिशन नहीं दी गई। अब इस दावे के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन या जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सिक्योरिटी एजेंसीज आमतौर पर कई सारे ऐसे लोगों की फॉरेन विजिट्स को क्लोजली मॉनिटर और इवैल्यूएट करती है जिनका नाम पहले से ही एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके ट्रैवल रिकॉर्ड को देखते हुए अथॉरिटीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियरेंस नहीं दी हो। इसी के साथ ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े लोगों को रोककर भारत ने एक और मैसेज दिया है। भारत ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन डोमेस्टिक सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के मामले में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इन कश्मीरी लीडर्स को रोककर सही किया गया, हाँ या फिर ना? जाने देना चाहिए था।
नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही आज भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कंट्रीज के टूर की भी अनाउंसमेंट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई को सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे, 8 से 10 जुलाई तक वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे और 11 जुलाई को टूर कंक्लूड कर वापस भारत आ जाएंगे। इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम और डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर फोकस होगा। ब्रह्मोस मिसाइल और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट हम इंडोनेशिया को ऑफर करेंगे और कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होगा और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तीनों विजिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन कौन सी डील्स और कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत, चाइना और जापान के बारे में, क्योंकि रिसेंटली जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकाइची भारत की यात्रा पर आई थी। उस विजिट में भारत और जापान के बीच काफी सारी डील्स, एग्रीमेंट और MOU साइन हुए हैं। उसके ऊपर अब चाइना ने कमेंट करते हुए रिएक्शन दिया है। चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन गुओ जियाकुन ने कमेंट करते हुए कहा कि देशों के बीच कॉपरेशन होना अच्छी बात है, इससे भरोसा बढ़ता है और रीजन में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन ऐसी कॉपरेशन किसी तीसरे देश को टारगेट करने के लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और न ही छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दूसरे देशों के खिलाफ माहौल बनाना चाहिए। दुनिया की सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल चेन को सेफ और स्टेबल रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। सभी कंट्रीज को खुले मन से मिलकर काम करना चाहिए और पॉजिटिव रोल निभाना चाहिए, ये कहना है चाइना के विदेश मंत्रालय का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की असली चिंता सिर्फ भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती नहीं है, बल्कि दिक्कत यह है कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में भी एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जिनमें अभी चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास उस टेक्नोलॉजी को स्केल कर उसका लार्ज स्केल पर आउटपुट निकालने की क्षमता। अगर भारत और जापान एक साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स की अल्टरनेटिव सप्लाई चेन खड़ी करने में सफल हो जाते हैं तो न सिर्फ भारत और जापान बल्कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंडस्ट्रीज की चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इससे भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि चाइना के ऊपर से हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। शायद इसीलिए चाइना पब्लिकली कॉपरेशन का स्वागत कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा है कि किसी भी थर्ड कंट्री यानी इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट करके कोई ग्रुपिंग नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है और अगेन इस हफ्ते भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $5.6 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर है $666 बिलियन। अब ये जो गिरावट आई है ये अगेन गोल्ड रिजर्व्स की डिक्लाइन होती वैल्यू के कारण आई है। सोने के भंडार की जो वैल्यू है उसमें $5.39 बिलियन की गिरावट आई है, जबकि फॉरेन करेंसी एसेट्स केवल $150 मिलियन ही कम हुए थे। यानी इस वीक जो $5.6 बिलियन की गिरावट आई है उस पे 90-95% वैल्यू गोल्ड रिजर्व्स की कम हुई है। गोल्ड रिजर्व्स में आई इस बड़ी गिरावट का मतलब ये नहीं है कि RBI ने अपना सोना बेच दिया है, बल्कि ये पूरी तरह से वैल्यूएशन लॉस यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत में बदलाव की वजह से हुआ है। जैसे हमारे घर पर पड़े सोने की वैल्यू मार्केट में डेली चेंज होते रेट के हिसाब से तय होती है, सेम उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में हाल ही में सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस गिरने की वजह से डॉलर के मुकाबले भारत के पास मौजूद सोने की जो टोटल वैल्यू है वो भी लगातार कम हो रही है। RBI का फिजिकल गोल्ड का स्टॉक 880 टन के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित और स्टेबल है, इसमें से 1 ग्राम सोना भी कम नहीं हुआ है। सेम इसी तरह से अगर हम आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम फिर से बढ़ेंगे, भारत के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू वो भी बिना नया सोना परचेज किए अपने आप फिर से ऊपर जाएगी। हालांकि इस गिरावट के बाद भी RBI गवर्नर के मुताबिक भारत का फॉरेक्स बफर काफी मजबूत स्थिति में है। देश का 11 महीने का इंपोर्ट बिल भरने के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी देश के पास हैं और भारत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर है, RBI का ऐसा कहना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को लेकर, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत ने एक और ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया है जो भारत के पेमेंट इकोसिस्टम को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ और भी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में लिंक करने में मदद करेगा। और जो भारत के लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर UPI पेमेंट करते हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्लोबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस HSBC और JP मॉर्गन पेमेंट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस पार्टनरशिप के बाद क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजैक्शंस के लिए अब रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज यानी रियल टाइम फॉरेक्स सेटलमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसका आम भारतीयों को क्या फायदा होगा। दरअसल अभी तक जब भी कोई भारतीय
इंडियन टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेसमैन या कंपनी किसी दूसरी कंट्री में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करती थी तो ट्रांजैक्शन के पीछे रियल टाइम फॉरेक्स सेटलमेंट का सिस्टम अवेलेबल नहीं था। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद करेंसी कन्वर्जन और सेटलमेंट अलग बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की जाती थी, जिसमें कई बार काफी समय लग सकता था। एक्सचेंज रेट भी हमेशा ट्रांजैक्शन के एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर लॉक नहीं होता था। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से फाइनल सेटलमेंट अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता था। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में मल्टीपल इंटरमीडिएटरी बैंक्स इन्वॉल्व होते थे, जिसके कारण प्रोसेस कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स और काफी कॉस्टली हो जाता था। लेकिन अब एनपीसीआई, एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन की पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव इसी प्रोसेस को रियल टाइम, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना है। अब इस नए सिस्टम के बाद फॉरेन कंट्रीज में जब यूपीआई पेमेंट की जाएगी, उस पेमेंट के समय ही रियल टाइम फॉरेक्स रेट के ऊपर कन्वर्जन होगी, यानी कस्टमर को तुरंत पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट से कितने इंडियन रुपीस डिडक्ट होंगे और उसको फॉरेन करेंसी के साथ क्या रेट मिल रहा है। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और भी फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का यूपीआई सिस्टम आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल, फ्रांस समेत दुनिया के 10 देशों में यूपीआई पेमेंट स्टार्ट हो गई हैं और एनपीसीआई लगातार नए देशों को अपने नेटवर्क में ऐड करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रियल टाइम फॉरेक्स सेटलमेंट ऐड होने के बाद भारत का यूपीआई दुनिया के बाकी देशों के लिए और भी अट्रैक्टिव बन सकता है। नए देश इसको एक्सेप्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि अब यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स और भी सिंपल और ट्रांसपेरेंट होने वाली हैं।